बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने ये बात सीखी कि जब भी फ्लक्स चेंज हो तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो उसी तरह का एक टॉपिक आज का है और इस टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ। मतलब हम मूव करवाएंगे, हम दो चीज़ों को मूव करवा सकते हैं, ईदर वी विल मूव द मैग्नेट और द कॉइल। कि जब हम मैग्नेट को कॉइल के साथ किसी रिलेटिव मोशन में लेकर आएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ चेंज हो जाएगी। अब फ्लक्स चेंज कैसे होगा, तो बच्चों फ्लक्स चेंज का असल में फॉर्मूला है चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। अब जब आपने फ्लक्स को चेंज करना है तो फ्लक्स को चेंज करने से मुराद ये है या तो आप डेल्टा फाई है, या तो आप इस बी को चेंज कर दें या आप इस ए को चेंज कर दें। या तो बी को चेंज कर दिया जाए या फिर ए को चेंज कर दिया जाए। इनमें से जब कोई भी चीज़ चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ के केस में हम किसको चेंज करते हैं, हम बी को चेंज करते हैं। जब मैग्नेट कॉइल के रिलेटिव मूव करेगा तो ईएमएफ चेंज हो जाती है। कैसे होगा, लेट्स सी। इसमें कुछ डायग्राम्स हैं वो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली डायग्राम कुछ यूँ है कि आपके पास एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट की शेप कुछ यूँ है कि एक यू शेप मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट। ठीक है, इस यू शेप मैग्नेट के अंदर आप एक कॉइल को रखे हुए हैं और उस कॉइल को आप करते हैं मूव। जब आप उस कॉइल को मूव करेंगे ना तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी चेंज। और जब बी की वैल्यू चेंज होगी तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये हमारे पास आ गया जी यू शेप मैग्नेट। इसके ऊपर वाले एंड पे कह दें कि ये हमारे पास है नॉर्थ पोल, नीचे वाले एंड पे ये जो हमारे पास है इसको हम कह देते हैं दिस इज़ आवर साउथ पोल। तो दूसरे एंड पर यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है जी, हमारे पास यहाँ पर है साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकल कर कहाँ आती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से हमेशा एमिट होने के बाद साउथ की तरफ ट्रैवल करती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ यूँ ट्रैवल करेंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दरमियान में हमने रखी हुई है एक कॉइल। वो दरमियान में जो कॉइल है वो कॉइल को हम करेंगे मूव। कॉइल को मूव करने पर कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। कैसे, तो वो कॉइल हमने बीच में रखी है कुछ यूँ, ये है वो कॉइल और इस कॉइल को हमने मूव करना है मैग्नेट के इन पोल्स के दरमियान। और जब हम इस कॉइल को मूव करेंगे तो मूव करने पर इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी और उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। तो जब हम इस कॉइल को मूव करवाएंगे, कॉइल को दो तरह से मूव करवाया जा सकता है। नंबर वन, आप इस कॉइल को यहाँ से बाहर की तरफ मूव करवा लें या फिर इस कॉइल को आप इनवर्ड मूव करवा लें या मुसलसल वाइब्रेशन पे लगा दें। तो होगा क्या, लाइंस को कट करेगी ये कॉइल। जब लाइंस को कट करेगी, जब आप इसको बाहर खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली लाइंस की तादाद कम होगी, बी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। वो जो फ्लक्स का फॉर्मूला था उसमें बी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। फ्लक्स चेंज हो गया, ईएमएफ इंड्यूस होनी ही होनी है। सेम इसी तरह इस कॉइल को इनवर्ड मूव करें, अब लाइंस जो कट करेंगी उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, ईएमएफ फिर से बढ़ जाएगी, तो ईएमएफ फिर से इंड्यूस हो जाएगी। यूँ जब आप उसको मूव करवाएंगे, मूव करवाने पर ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब ये तो हो गई बाकायदा एक्सपेरिमेंटल डायग्राम, लेकिन हम सर्किट डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं ताकि आपको समझाया जा सके कि करंट किस तरह से फ़्लो करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। लेट्स डू दिस कि वो किस तरह से होगा। अब उस डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, उस डायग्राम के लिए यूँ हमारे पास सिचुएशन है कि यहाँ पर ये वो एंड है जहाँ पर हमने लगा रखा है गैल्वेनोमीटर। ये है जी वो एंड जहाँ पर हमने लगा रखा है गैल्वेनोमीटर ये। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बनानी है नॉर्थ से साउथ। तो आप यूँ कंसिडर करें कि यहाँ पर ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, बोर्ड की बैक साइड पे साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाएंगी, नॉर्थ से साउथ। सो हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ होगी कि हमारे पास होगा कंडक्टर की वो लूप, और इस लूप के ऊपर हमने कुछ यूँ एक रॉड रखा हुआ है इसके ऊपर, और इसी रॉड को हम मूव करवा रहे हैं। ये जो रॉड है इसकी लेंथ हम कह लें, इट्स लेंथ इज़ कैपिटल एल। ये जो रॉड हम यूज़ कर रहे हैं इसकी लेंथ है कैपिटल एल। ठीक हो गया। और इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हम किस तरह पास करवा रहे हैं, नॉर्थ यहाँ पर है, साउथ इनवर्ड है, इन टू द प्लेन है। तो इन टू द प्लेन होने की वजह से मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ क्रॉस।
क्रॉस इस चीज़ की इंडिकेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ इन टू द प्लेन मूव कर रहे हैं। अब जब हम इस कंडक्टर को मूव करवाएंगे इधर लेफ़्ट और राइट, तो लेफ़्ट या राइट मूव करने पर ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, जिसकी वजह से EMF इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी। EMF कैसे इंड्यूस होगी आगे चल के हम उसको देखते हैं। अब इस कंडक्टर को मैं मूव करवा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस कंडक्टर को यूँ मूव करवा रहा हूँ तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड, वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। कैसे? डॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ब्लू कलर के इनटू द प्लेन, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है? इन दोनों के दरमियान में एंगल है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल, अब इस जो कंडक्टर के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ऑब्वियसली जब आप इस कंडक्टर को मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी राइट साइड पर मूव कर रहे हैं। कितनी वेलोसिटी के साथ? जिस वेलोसिटी के साथ आप कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये जब इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं तो हमने पढ़ा था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है। तो लेट्स डू दिस। अगर हम उस चीज़ को फाइंड करें तो हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, कि ये फोर्स हमने किसकी इक्वल पढ़ी थी? हमने ये फोर्स पढ़ी थी F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के। अगर मैं V क्रॉस B को ओपन करूं तो मैं इस फॉर्मूले को कुछ यूँ लिख सकता हूं, दिस फॉर्मूला बिकम्स F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ एंगल थीटा। थीटा हमारे केस में कितना है? हमारे केस में थीटा 90 डिग्री है। फिर देख लें 90 डिग्री किस तरह है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द प्लेन, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द प्लेन, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो दोनों के दरमियान में एंगल कितना हो गया? 90। एंड इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अगर हम 90 डिग्री को यहाँ पुट करें तो हम इस फॉर्मूले को कुछ यूँ लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री, और साइन 90 1, तो इस केस में फोर्स हो जाएगी F इज इक्वल टू क्यू वी बी। नेक्स्ट, अब जब फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स जो चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे। जब फोर्स लगेगी तो चार्ज क्या करेगा? मूव। वो कौन से चार्जेस? जो इस कंडक्टर के अंदर मौजूद है। ये जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है ये इस डायरेक्शन में अपवर्ड मूव करते हैं। जब आप कंडक्टर को राइट साइड पर मूव करवा रहे हैं, जब हम कंडक्टर को लेफ्ट साइड पर मूव करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्जेस डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर एक करंट सेटअप हो जाता है। तो करंट जो सेटअप हुआ, हमने उस करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो हम उस करंट की डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है? आपने इससे पहले लेफ्ट हैंड रूल पढ़ रखा है, उसको और इसको मिक्स मत कीजिएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फाइंड करते हैं फोर्स को। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फाइंड करते हैं फोर्स को, IBF, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स F। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं राइट हैंड रूल। बुक पे मेंशन नहीं किया गया, बुक पे मेंशन नहीं है, तो अब आपने उसके लिए क्या ही करना है? आपने इसको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना है। पेपर में लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, आपका कॉन्सेप्ट एक्यूरेट होना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि थंब आपका होना चाहिए राइट हैंड का, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में आप कंडक्टर को मूव कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आपकी फोर फिंगर, ये फोर फिंगर होनी चाहिए, दिस फोर फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर फिंगर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ऑटोमेटिकली जो मिडिल फिंगर है दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो मिडिल फिंगर जो होगी वो डायरेक्शन इंडिकेट करेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब
करंट प्रोड्यूस हो जाना, करंट का इंड्यूस हो जाना, इस बात की निशानी है कि जब आप इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे थे तो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई। ईएमएफ है तभी तो चार्जेस मूव करना शुरू हो गए। सो मिडिल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट। और अगर मैं यहाँ पर अपना राइट हैंड रूल यूज़ करूँ तो राइट हैंड रूल के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 4 फिंगर इनटू द प्लेन, वेलोसिटी की डायरेक्शन यूं राइट साइड पर, और करंट की डायरेक्शन फिर किधर आती है, अपवर्ड। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, स्ट्रेच द फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, थंब, द 4 फिंगर एंड द मिडल फिंगर इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, कि आप अपने राइट हैंड की पहली 3 फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएं। नाउ your thumb should be in the direction of velocity of the conductor or the velocity of the magnet because it is relative velocity। आप चाहें तो कंडक्टर को मूव करवा लें, चाहें तो आप मैग्नेट को मूव करवा लें, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जिसको मर्जी मूव करवा दें। इट इज़ जस्ट अबाउट द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन एक दूसरे के लिहाज से जो मूवमेंट है। सो अब thumb should be in the direction of velocity of the conductor, the 4 fingers should be in the direction of magnetic field, then your middle finger will indicate the direction of current, induced current जो इस coil के अंदर produce होगा। और अगर मैं इन loops को नाम दे दूं तो इस point को मैं कह दूं A, इस point को मैं नाम दे दूं B, C, D, तो जब मैं कंडक्टर को राइट साइड पर मूव करवाता हूं तो इस बात का मतलब ये हुआ कि करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। और करंट की लूप कौन सी होगी, A, B, C, D, A। ये करंट A से B, B से C, C से D और D से फिर वापस कहाँ आएगा, A। अब चार्जेस मूव कर रहे हैं A से B की तरफ, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि चार्जेस हाई से किधर मूव कर रहे हैं, लो की तरफ। तो इस वाले टर्मिनल को हम यहाँ पर इस पोटेंशियल को नाम दे देते हैं दिस इज हाई, और ये वाली साइड जो होती है इसको हम नाम दे देते हैं कि ये लो वाला है, क्योंकि चार्जेस हमेशा हाई से किधर मूव करते हैं, लो की तरफ। तो आप चाहें तो इसके पोटेंशियल को अगर आप VA कह दें, उसके आप VB कह दें, तो आप इसको डेल्टा V कह सकते हैं। डेल्टा V किसकी इक्वल होगा, डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू VA माइनस VB। आप उसको कैपिटल लिख लें, स्मॉल लिख लें, इट डजेंट मैटर। तो मैं इसको चूंकि डायग्राम में स्मॉल लिखा तो यहाँ पर भी स्मॉल लिखेंगे। बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लें। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी इक्वल होती है, F इज इक्वल टू QE। तो हम यहाँ पर फोर्स को रिप्लेस करेंगे। हम इस फोर्स को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू एज E is equal to F over Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स ओवर चार्ज। और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं F is equals to QE by putting in equation number 1। इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो इसको बाद में लिखते हैं। by putting in equation number 1 अगर हम उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, और इक्वेशन नंबर 1 में इसको नाम दे रहा हूँ बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इसे उस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ बनेगी, F की जगह पुट हो जाएगा QE, QE इज इक्वल्स टू QVB। Q और Q को कर दें कैंसिल, E will be equal to VB। That is the electric field intensity between these two terminals। ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ये क्लियर कट बता रही है कि अगर आप कंडक्टर को तेज़ मूव करेंगे तो चार्जेस की वेलोसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इफ़ यू यूज़ अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट देन ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द हाई पोटेंशियल एंड द लो पोटेंशियल विल इंक्रीज। सो यहाँ पर आकर हम अब वैल्यू जो आगे पुट करेंगे ना, हमने फाइंड करनी है EMF।
और EMF असल में किसकी इक्वल होती है? EMF और वोल्टेज सेम चीज़ है। क्यों? यहाँ पर इस केस में हम इन दोनों को इक्वल कंसिडर करते हैं। क्यों इक्वल कंसिडर करते हैं? बिकॉज इस सिचुएशन के अंदर हम कोई बैटरी यूज़ नहीं कर रहे कि जिसमें से चार्जेस ने बाहर निकलना है और निकलते वक्त अपना पोटेंशियल लूज़ करना है। यहाँ पर तो EMF ऑटोमेटिकली इंड्यूस करवाई जा रही। जब EMF ऑटोमेटिकली इंड्यूस करवाई जाएगी तो हम कह सकते हैं EMF इज इक्वल टू वोल्टेज एंड वी विल कंसिडर दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू 0। जब रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल 0 कंसिडर होगी तो फिर तो EMF अंडरस्टूड है V के इक्वल है। तो अगर EMF V के इक्वल हो तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को रिप्लेस करेंगे और इस इक्वेशन को मैं 2 का नाम दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर E की वैल्यू रिप्लेस करूँगा। E और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन, चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 16, वहाँ पर हमने आपको पढ़ाया E इज इक्वल टू VB, ये इक्वल होता है E किसके इक्वल होता है? वहाँ पर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले में आपने कहा था E इज इक्वल टू EMF इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो हम उसी सिचुएशन को यहाँ पर पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिचुएशन हमारे पास कुछ यूं है। हमने पढ़ा था E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब 2 V हो गए, ये भी ज़हन में रखिएगा। एक V ये स्मॉल और एक ये कैपिटल V। ये जो स्मॉल V ब्लू कलर का है दैट इज़ वेलोसिटी और ये जो V मैंने लिखा है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? बिटवीन द पॉइंट A एंड पॉइंट B। दिस डेल्टा V इज़ इन फैक्ट इक्वल टू VA माइनस VB एंड डेल्टा V किसकी इक्वल है? EMF के। सो डेल्टा V इज इक्वल्स टू EMF। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो इस फॉर्मूले को मैं क्यों लिख सकता हूं? E इज इक्वल्स टू, सो E विल बी इक्वल टू माइनस E ओवर ये डेल्टा R। डेल्टा R क्या था? दोनों प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस, और इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस क्या है? ये मैंने इसको L लिख रखा है। तो डेल्टा R किससे रिप्लेस हो जाएगा? डेल्टा R इज इक्वल्स टू कैपिटल L। और अगर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करें तो E के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? E विल बी इक्वल टू माइनस E ओवर L। ये E किस चीज़ का था? EMF। और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2। और अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हम इक्वेशन नंबर 2 को कुछ यूँ लिख सकते हैं, माइनस E ओवर L इज इक्वल टू V इंटू B। और इस माइनस को शिफ्ट कर दें उधर, लेंथ को उधर कर दें मल्टीप्लाई। अगर हम इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कुछ, अगर हम इस लेंथ L को मल्टीप्लाई कर दें और माइनस भी उधर शिफ्ट कर दें तो E विल बी इक्वल टू माइनस VBL। कि मोशनल EMF इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और शुरू पर अगर आपको याद हो तो हमने शुरू पर यहाँ पर स्किप किया था किस चीज़ को? साइन ऑफ एंगल थीटा को। तो अगर आप इस साइन थीटा को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाना चाहें तो आप यहाँ पर साइन थीटा को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो आपका कंप्लीट जो फार्मूला होगा EMF विल बी इक्वल टू माइनस VBL साइन ऑफ एंगल थीटा। हम इसके साथ लिख लेते हैं E नॉट और इसके साथ हम E मेंशन कर देते हैं। ये जो E नॉट है ना, इस E नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम। E नॉट किसको इंडिकेट करता है?
मैक्सिमम EMF, और ये वाला E किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है इंस्टेंटेनियस या फिर वो एंगल थीटा, क्योंकि एंगल थीटा चेंज कर सकते हैं आप। अब जब एंगल थीटा हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे तो वहाँ पर आप कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं एट स्पेसिफिक एंगल। तो आप इसकी इंस्टेंटेनियस की जगह लिखते हैं एट एनी स्पेसिफिक एंगल, और ये एंगल किन दो चीज़ों के दरमियान में है? ये एंगल दो चीज़ों के दरमियान में है, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप जब इस फॉर्मूले को क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे V क्रॉस B इंटू L, ठीक है? लेंथ बाहर V क्रॉस B, ये L क्रॉस B नहीं इसको बना देना जिस तरह आपने फोर्स ना मूविंग चार्ज में किया था, नो, V इंटू B, क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में है, जिस तरह आपने यहाँ पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में पढ़ा। तो फिर देख लें इस टॉपिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो यही है, राइट हैंड रूल, वो डायरेक्शन का। अब एक बात रह गई और वो ये रह गई, व्हाट इज़ दिस नेगेटिव साइन? ये नेगेटिव साइन क्या चीज़ है? ये नेगेटिव साइन असल में इंडिकेट कर रहा है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि जो EMF की डायरेक्शन है ना, EMF की डायरेक्शन वो या करंट की डायरेक्शन वो इस तरह से होगी कि वो अपने कॉज को अपोज करेगी। 10th क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है लेंज़ेस लॉ, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पर मैनिफेस्टेशन है लेंज़ेस लॉ की। आगे चल के हम इसे परसों के टॉपिक में डिस्कस भी कर लेंगे। -VBL, और ये नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है? इट इंडिकेट्स कि जो कॉज इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसकी अपोजिशन होगी, कॉज इज़ ऑलवेज अपोज्ड। यही इसकी लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट है, कॉज इज़ ऑलवेज अपोज्ड, कि कॉज की हमेशा जिस वजह से EMF प्रोड्यूस होती है उस वजह की मुखालफत होती है। तो ये नेगेटिव साइन अगर अभी आपको क्लियर हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो तो कोई बात नहीं। जब आप लेंज़ेस लॉ का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस। मोशनल EMF क्या है? EMF इज़ इंड्यूस व्हेन देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉयल और द मैग्नेट। जब कॉयल और मैग्नेट के दरमियान में रिलेटिव मोशन हो, मतलब मैं अगर इस कॉयल को, इस मैग्नेट को कॉयल की तरफ मूव करवाऊँ, ये मेरा हाथ कॉयल, ये मैग्नेट, अगर मैं इस मैग्नेट को कॉयल की तरफ मूव करवाऊँ, ऑब्वियसली B की वैल्यू मैं इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ बिकॉज डिस्टेंस कम होता जा रहा है। जब मैं इस मैग्नेट को अवे मूव करता हूँ तो मैं B की वैल्यू को कम करता जा रहा हूँ। यहाँ से एक एंटीटस का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आप कॉयल और मैग्नेट दोनों को एक ही स्पीड के साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, विल देयर बी एन EMF? क्या कोई EMF की वैल्यू इंड्यूस होगी? नो। क्यों? क्योंकि आप कॉयल को भी मूव करवा रहे हैं, मैग्नेट को भी मूव करवा रहे हैं, तो दोनों का डिस्टेंस एक दूसरे के लिहाज से देखा जाए तो वो सेम रह रहा है। What is the relative velocity? Zero, because both have same velocities. Relative velocity का concept आपको याद होगा, when two bodies are traveling in the same direction, their velocity is subtracted from each other. ठीक है, उनकी relative velocity subtract होती है, and when two bodies are moving in the opposite direction, their velocities are added into each other, कि तब वो velocities को आप add करते हैं। तो relative velocity के मुताबिक जब दोनों एक ही velocity के साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो नेट रिजल्ट कितना आएगा? नेट रिजल्ट ऑब्वियसली आपके पास 0 आएगा, कि कॉयल के आपके पास जो मूवमेंट की वैल्यू होगी, वेलोसिटी की वैल्यू, वो कितनी आएगी? 0। इसका मतलब देयर विल बी नो EMF। आपने यहाँ पर जो वेलोसिटी पुट करनी है इस फार्मूले में, वो आपने कौन सी वेलोसिटी पुट करनी है? आपने मोशनल EMF के केस में रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी होती है। सो फिर देख लें टॉपिक में है क्या। टॉपिक में ये है कि आपने एक कॉयल को मैग्नेट के अंदर मूव करवाया, मूव करवाने पर कॉयल में EMF इंड्यूस हुई। अब उसके लिए हमने क्या किया? हमने ये बनाया एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर को हमने सेट किया एक पूरे के पूरे सर्किट के ऊपर, और इस कंडक्टर को हम चाहें तो मूव करवा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इनटू द प्लेन। जब हमने ये सेट किया, हम इस कंडक्टर को जब मूव करवाते हैं, इस कॉयल को इस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, तो कॉयल को जब हम इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो इन चार्जेस के पास जो इस कंडक्टर के अंदर हैं, इन चार्जेस पर फोर्स एक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ये फोर्स को यहाँ पर हो क्या रहा है? चार्जेस मूव कर रहे हैं। जब चार्जेस मूव करेंगे, इट इज़ द फोर्स
ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसके नतीजे में क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये फोर्स एक्ट करेगी इन चार्जेस के ऊपर। जब चार्जेस पर फोर्स लगेगी चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग। अब चार्ज तो मूव करना शुरू कर दिया, और जब चार्ज मूव करना शुरू करेगा तो चार्ज के मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, करंट। इसका मतलब इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो चुका है। और करंट इंड्यूस होने की बेसिक वजह क्या होती है, याद रखिएगा, करंट की हमेशा वजह होती है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस किसकी इक्वल है, ईएमएफ। तो इसका मतलब ईएमएफ इस सर्किट में इंड्यूस हो चुकी हुई है, तभी तो चार्जेस मूव करते हैं। कोई ईएमएफ है, कोई फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, तभी तो चार्जेस मूव कर रहे हैं। सो चार्जेस मूव करना शुरू कर दिए। अब इस फॉर्मूले को उसके बाद हमने किया एक्सपैंड, क्यू वी बी साइन ऑफ एंगल थीटा। थीटा को मैं 90 पुट कर रहा हूँ बिकॉज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी इज 90 डिग्री। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दोनों के दरम्यान में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो हमने 90 पुट कर दिया, साइन 91, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ एंगल 90। साइन 91 हो गया तो क्यू वी बी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, क्यू को मल्टीप्लाई करके उधर, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई। हम ये कर क्यों रहे हैं, हमने असल में ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हम कहाँ स्विच करेंगे, ईएमएफ की तरफ। सो इसको यहाँ पर आपने पुट कर दिया, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू और क्यू को आपने कर दिया कैंसिल, ये चार्ज Q इस Q के साथ हो गया कैंसिल, बाकी क्या रह गया, E इज इक्वल्स टू वी इंटू बी। अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने फिर फॉर्मूला यूज़ किया पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ताकि फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्किप करवा कर उसकी जगह पर EMF इंड्यूस करवाई जाए, मतलब EMF को हम रिप्लेस कर सकें। सो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, वेयर डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड द पॉइंट B, where delta r is the distance traveled, the distance between the A and the B terminal. So E is equal to minus delta V over delta R. डेल्टा V को हम रिप्लेस कर रहे हैं E से, EMF, क्योंकि वोल्टेज और EMF सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि इस केस में बैटरी नहीं आपने यूज़ की। वैसे हमें पता है EMF ज़्यादा होती है, लेकिन वो तब है जब आपने बैटरी इंड्यूस की है, बैटरी लगा रखी है सर्किट में, और जब बैटरी सर्किट में नहीं है तो EMF वोल्टेज की इक्वल होगी। नेक्स्ट चीज़ डेल्टा आर। डेल्टा आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, और वो तो हाई और लो के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, कैपिटल है, दैट इज़ द लेंथ ऑफ दैट साइड। तो इसको पुट कर दिया E एज इट इज़, माइनस साइन, वैसे ही डेल्टा V की जगह क्या आ गया, E, और R की जगह रिप्लेस हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, E की जगह, तो E की जगह पुट हो जाएगा माइनस E ओवर L, लेंथ L को उधर कर दें मल्टीप्लाई, माइनस साइन भी उधर शिफ्ट कर दिया, तो E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल। और जब ये इक्वल, तो यहाँ पर आप पुट कर दें साइन ऑफ एंगल थीटा, वही साइन ऑफ एंगल थीटा जिसको हमने शुरू पे 90 पुट किया था, क्योंकि हर केस में तो ज़रूरी नहीं ना वो 90 डिग्री हो, तो हमारा केस चेंज हो सकता है। फिर केस चेंज हो सकता है तो आपने साइन थीटा लगा दिया, ये एट एनी स्पेसिफिक एंगल एंड द एंगल इज़ बिटवीन V एंड B। नेक्स्ट आ गया करंट की डायरेक्शन। आप किस तरह से फाइंड करेंगे, करंट की डायरेक्शन फाइंड होगी बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये स्ट्रेट करता है, स्ट्रेच योर फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट ऑल द फर्स्ट 3 फिंगर्स, थंब, द मैग्नेटिक फील्ड, the thumb, the forefinger and the middle finger are mutually perpendicular। कि तीनों फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करें कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, सबका एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल। देन योर थंब मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, योर forefinger should be in the direction of magnetic field which is into the paper in this case, and then your middle finger will tell you the direction of current, और करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी, अपवर्ड। तो यहाँ से करंट यूँ फ्लो करेगा A, B, फिर C और फिर D की तरफ और फिर वापस A के ऊपर। तो लूप कौन सी बनेगी, A B C D A। मोशनल EMF मतलब EMF
किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इफ़ यू यूज़ अ लार्जर मैग्नेट इट विल हैव अ स्ट्रॉन्गर or larger amount of induced EMF. Length of the coil, greater the size of the coil, greater will be the EMF. And next thing is very important, that is the angle theta, the angle between the magnetic field lines and velocity of the conductor. अगर ये perpendicular होगी force maximum होगी, and if both are parallel in the same direction then EMF will be equal to 0. तो ये था हमारा टॉपिक इमोशनल EMF। नेक्स्ट हम मिलेंगे आपको अगले टॉपिक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अल्लाह हाफिज़।